हम विद्या भारती के क्षेत्र में शिशु वाटिका विभाग में काम करते हैं। तो हमारी जो शिशु वाटिका की संकल्पना है वो पूर्णतः शास्त्रीय है। शास्त्रीय अर्थात कोई भी शिक्षा जब भारतीय बनाना चाहते तो उसका आधार शास्त्र बनना चाहिए। शास्त्र अर्थात कोई ना कोई विकास के सूत्र लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। हमारा विकास का सूत्र है लालयेत पंचवर्षाणि, माने 5 वर्ष तक शिशु का ठीक तरह से लालन पालन संगोपन करना चाहिए। उस हिसाब से विद्या भारती ने शिशु शिक्षा का मॉडल जो बनाया है वो आज पूर्णतः मैं नहीं कहती लेकिन कुछ अंश पर सफल हुआ है। इसका मतलब हम 0 से लेकर 5 वर्ष तक शिशु विकास का कार्य कर रहे हैं। और 0 अर्थात जब बच्चा नहीं है, शिशु नहीं है, तब से माने नव दंपति से शुरू करके शिशु 5 वर्ष ना हो जाए, 5 वर्ष के हो जाए, तब तक उनके माता पिता की शिक्षा करते हैं। उसके साथ साथ उसको, उसके घर को, परिवार को केंद्र बनाकर हम शिशु शिक्षा देते हैं। इसीलिए शिशु शिक्षा के साथ साथ परिवार शिक्षा एक बहुत बड़ा हमारा आयाम है। इसलिए हमको जो कुछ अंश में सफलता प्राप्त हुई है इसके कारण है। धन्यवाद दीदी। अच्छा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के तहत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी या स्कूलों के माध्यम से कराने की बात की गई है, तो आपके अनुसार इसके क्या परिणाम होंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसार ये बहुत साइंटिफिक रचना है जो आज बनाई है। जैसे कि 5+3+3+4 का जो हमारी योजना है ये पूर्णतः मनोवैज्ञानिक आधार लेकर बनाई है। इसमें भी शिशु शिक्षा जो बनाई है 3 से 8 वर्ष की, ये योजना भी शिशु के मनोविज्ञान, शिशु के स्वभाव आधारित ही इसका स्वरूप है। इसलिए मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने वाले को भी बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ। लेकिन इसके साथ दूसरी बात जुड़ी हुई है कि प्री प्राइमरी शब्द नहीं आना चाहिए। इसीलिए कि आज तक प्री प्राइमरी शब्द था, इसका अर्थ हमारी शिक्षा जगत ने और समाज ने बदलकर प्राइमरी को, माने प्राथमिक में औपचारिक शिक्षा है, उसको 2 साल नीचे लाए थे। और इसके कारण शिशु के मनोविज्ञान पर बहुत आघात पहुंचा है, क्योंकि 5 साल के बाद जो करना है वो 3 साल में बच्चे को हम कराने लगे। इसके कारण ये अमनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का भोग बच्चे बने हैं। अभी प्री प्राइमरी शब्द न देकर और कुछ शिशु शिक्षा आधारित शब्दावली वहां नामकरण रखना चाहिए, ऐसा मेरा एक सुझाव है। दूसरा है आंगनवाड़ी और प्री स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको माध्यम बना के हमको ये योजना सफल करना है। तो पूरे देश में बहुत अच्छी व्यवस्था करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सिद्धांत हैं वो तो पूर्ण रूप से भारतीय हैं, पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक हैं, ये अपना जीवन दर्शन आधारित है, लेकिन उसका व्यवहार स्वरूप करने में बहुत समझदारी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए आंगनवाड़ी बहुत संख्या में है, लाखों की संख्या में पूरे देश में फैली हुई है। उसके जो टीचर हैं, उस टीचर में माने इसको आंगनवाड़ी संचालक बोलते हैं। ये आंगनवाड़ी संचालक में ज्ञानात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष और प्रेरणात्मक पक्ष, ये तीनों पक्षों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिसके कारण वो शिशु शिक्षा को भी अधिक
अच्छे ढंग से समझे, उसका कौशल भी जाने समझे, और तीसरा उसको प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले, तो मुझे लगता है कि आंगनवाड़ी संचालक पूरे देश में ये काम कर सकते हैं, असंभव नहीं है। थैंक यू। और जैसा आपने एक सुझाव दिया, ये प्री प्राइमरी वाला, ये समझ में आता है, तो कोई नाम आप सजेस्ट करना चाहेंगे? आपके माध्यम से हम अपनी बुक में पब्लिश कर सकते हैं। हम विद्या भारती में तो शिशु वाटिका बोलते हैं। हाँ, नहीं, वो बहुत अच्छा नाम है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। परंतु पूरे देश में तो सब जो चिंतन करने वाले हैं उन लोगों को ये सुझाव दे सकते हैं। जी। अच्छा दीदी, जैसे प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम की बात कही गई है एनईपी में, जो कि पहले तो कक्षा 1 से ही था, लेकिन अभी सरकार ने उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाने की बात की और पाठ्यक्रम की, तो आपके अनुसार उसमें किस किस चीज को शामिल किया जाना चाहिए, जो हम पाठ्यक्रम, ये हम प्री प्राइमरी कहें या शिशु वाटिका कहें, इनके बच्चों के लिए हम सोचते हैं? इसमें मेरी दृष्टि से 2-4 सुझाव हैं। जैसे एनईपी में 3 से 8 वर्ष का स्टेज है, उसको फाउंडेशनल स्टेज बताया है। लेकिन हमारा और हमारे शास्त्र का अनुभव ऐसा आता है मुझे कि ये फाउंडेशनल स्टेज नहीं है। फाउंडेशनल स्टेज 0 से 3 वर्ष है, क्योंकि समग्र सृष्टि का नियम है कि कोई भी चीज का विकास करना है तो उसके बीज से ही करना चाहिए। बीज बनने के बाद कभी विकास ठीक तरह से नहीं हो सकता है, लेकिन हमको चाहिए ऐसा फल नहीं मिलेगा। हम बीज से करेंगे तो ही करना चाहिए, फल मिलेगा। इस दृष्टि से 0 से 3 वर्ष जो है उसको प्री फाउंडेशनल कहकर उसको अधिक बल देकर व्यवस्था में बिठाना चाहिए। दूसरा है 3 से 8 में भी 3 से 4 और 4 से 5 का ग्रुप है, 2 ग्रुप। ये ग्रुप में पूर्णतः क्रिया आधारित, अनुभव आधारित, आनंद मूलक एवं अनौपचारिक शिक्षा देना चाहिए। क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, वो करके अनुभव करते हैं, माने क्रिया आधारित, अनुभव आधारित, करना और अनुभव करना, ये इन बच्चों का स्वभाव है। और उसको आनंद आना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति हम बनाएं जिसमें आनंद आता है, और आनंद आता है वहां विकास होता है। आनंद नहीं आता वहां विकास संभव नहीं है। इसलिए आनंद आना चाहिए और अनौपचारिक शिक्षा होना चाहिए। माने इसमें कोई नीति नियम, शेड्यूल, पाठ्यक्रम, घंटी, परीक्षा, परिणाम, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे पाठ्यक्रम हम बनाए जिसके कारण वो खेल खेल में सब सारी बातें सीख सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान रखना चाहिए कि खेल खेल के साथ साथ संस्कार होना चाहिए। अपने मूल संस्कार से हम दूर नहीं हटना चाहिए। इतनी बातें हमको ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी बात है, कोई भी शिक्षा नीति में परिवर्तन करना है पूरे राष्ट्र में, इतने बड़े राष्ट्र में, तब इसके साथ जुड़े हुए लोग कौन कौन से हैं? जैसे टीचर्स जो पढ़ाने वाले हैं, और घर में पेरेंट्स, माता पिता, वो इस बात को समझने वाले हैं, संचालक इसकी व्यवस्था करने वाले हैं। इन सभी लोगों का प्रशिक्षण इसके साथ जुड़ना चाहिए। विद्या भारती में शिशु शिक्षा केवल 25% है। इसके साथ साथ 25% टीचर्स ट्रेनिंग है, 25% अभिभावक ट्रेनिंग भी है, और 25% समाज प्रबोधन भी है। माने शिशु, आचार्य, अभिभावक एवं समाज, चारों को जोड़कर हमने पाठ्यक्रम बनाया है। इसलिए हम पूरे देश में अभी विद्या भारती में सफल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जी, थैंक यू दीदी। अच्छा, इसी के साथ हम ये और जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार शिशु वाटिका की चर्चा एनईपी में प्री प्राइमरी के डिस्कशन के बाद पूरे देश भर में आई है, और एक ये ही मॉडल ऐसा है जिसको हम पूर्णतः भारतीय मॉडल कह सकते हैं,
जो कि इतने बड़े स्तर पे क्रियान्वयन हो रहा है। वैसे तो और अन्य अन्य मॉडल भी हैं, लेकिन क्रियान्वयन की दृष्टिकोण से तो जो अन्य प्री प्राइमरी स्कूल हैं जैसे मॉन्टेसरी है या कोई और मेथड है, उससे हम शिशु अपना विद्या भारती की शिशु वाटिका को कैसे एक तरह से भिन्न मानते हैं, या हमारी क्या पद्धति, क्या यूएसपी है? जी, कोई भी राष्ट्र की शिक्षा सबसे पहले जीवन दर्शन पर आधारित होनी चाहिए। अपना राष्ट्र का जीवन दर्शन अखंड है, इसलिए अखंड दृष्टि से इसका पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। अखंड माने जन्म पूर्व से लेकर आगे बढ़ना चाहिए, इसीलिए ये जीवन दर्शन आधारित होना चाहिए। जैसा जीवन दर्शन है ऐसी ही शिक्षा दर्शन की रचना होनी चाहिए, और इसको पढ़ाने की पद्धति भी मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। उस दृष्टि से अजय प्लीज, उस दृष्टि से हम लोगों ने ये पूरा मॉडल बनाना चाहिए। इस मॉडल में खास करके पेरेंट्स, जो हमारा पूरा समाज जुड़ा हुआ है, इस पेरेंट्स का प्रशिक्षण मस्ट होना चाहिए, तभी हम भिन्न कर सकते हैं। आज हमारे समाज में जो प्रचलित हैं प्री प्राइमरी, प्राइमरी, नर्सरी, केजी, आंगनवाड़ी, मॉन्टेसरी, ये बहुत हर एक राज्य में अलग अलग प्रकार की ये शिशु शिक्षा पद्धति प्रचलित हैं, परंतु इन सभी पद्धतियां अन्य अन्य देशों की हैं, अपने देश की नहीं है। इसलिए उस पद्धति के साथ अपना जीवन दर्शन नहीं जुड़ा है। अपना जीवन दर्शन आधारित हमको करना चाहिए, तो हमको शास्त्र का आधार लेना चाहिए, और शास्त्र का आधार लालयित पंचवर्षाणी है। इसीलिए लालयित पंचवर्षाणी में परिवार और घर को केंद्र बना के अभिभावकों को साथ में लेकर पूरा परिवार को भी संस्कारक्षम बनाना और हमारा दोनों का वैचारिक समन्वय करना, ये बहुत जरूरी है। उस दृष्टि से भिन्न है। दूसरा है मॉन्टेसरी, केजी, नर्सरी, उनका उद्भव का इतिहास देखें तो कुछ न कुछ अभाव से निर्माण हुई पद्धतियां हैं। उदाहरण के तौर पर मॉन्टेसरी पद्धति है तो मंद बुद्धि के बच्चों के लिए मैडम मॉन्टेसरी ने प्रारंभ की थी। तो मंद बुद्धि के बच्चों के लिए ये आवश्यक है, परंतु भारत के सभी बच्चे मंद बुद्धि के नहीं हैं। सभी बच्चे बहुत मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इसीलिए ये मंद बुद्धि के लिए ये सफल बन सकती हैं, लेकिन जनरल सामान्य समाज के लिए ये सफल नहीं बन सकती। ऐसी हर एक पद्धति के पीछे कुछ न कुछ अभाव हैं। ये अभाव को पूर्ण करने के लिए कोई भी पद्धति सफल नहीं हो सकती। पद्धति तब सफल होती है जो अपना जीवन दर्शन और मनोविज्ञान को जोड़कर हम बच्चों के ऊपर लागू करें, तो वो अच्छा परिणाम देती हैं और अपनी संस्कृति को भी पूरक बनती हैं। ऐसी शिक्षा प्रणाली हमने शिशु वाटिका की बनाई है। दीदी, जैसे आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं कि जो पद्धति, शिक्षा की पद्धति शिशु वाटिका में हम प्रयोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय जीवन मूल्यों से ही निकल के आती है। तो अगर हम एक बात करें पूरे राष्ट्र को लेके, तो क्या जैसे सरकारी सिस्टम है उन जैसी जगहों में भी हमारे शिशु वाटिका का प्रयोग पूरे देश में किया जा सकता है? मतलब, और हाँ तो उसमें क्या बाधाएं आ सकती हैं? कर सकते हैं, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इतनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बदलने के लिए शिक्षाविदों ने पहल की है पूरे राष्ट्र में। ये असंभव नहीं है तो लागू करने का असंभव नहीं है, लेकिन लागू करने के लिए मैंने जो पहले बताया कि टीचर्स मस्ट होते हैं। विद्या भारती में भी मैं अनुभव करती हूँ कि हमारे आचार्य इतने समर्पित हैं, इस विषय के, इस विचारों को समर्पित हैं, जिसके कारण हम ये काम कर सकते हैं। ऐसे ही टीचर को अच्छे से समर्पित और प्रेरणा, प्रोत्साहन मिलने से ये काम हो सकता है। दूसरा, समाज और शिक्षा जगत दोनों की दृष्टि भी बदलना पड़ेगा। दृष्टि बदलने से होगा, क्योंकि आज तक जो हमने पढ़ाया है वो प्री प्राइमरी में प्राइमरी का एजुकेशन ही दिया है।
पूरा का पूरा परिवर्तन करना पड़ेगा अपने मानस का। और इसीलिए एक एक क्लास के टीचर्स को तैयार करना पड़ेगा, ऐसे क्लास के बच्चे के अभिभावकों को भी मानसिक रूप से परिवर्तित करना पड़ेगा, तब ये काम संभव बनेगा। हमारे मन में जो विचार आता है कि बड़े मास पर आचार्य को ये ट्रेनिंग दी जा सकती है, लेकिन इसके साथ साथ छोटे छोटे ग्रुप में, जैसे 10 आंगनवाड़ी हैं तो ये 10 आंगनवाड़ी का एक कोर ग्रुप बना के उसको कोई एक अच्छी प्रेरणादायी महिला या पुरुष उसको ट्रेनिंग देकर ये 10 महिलाओं को आंगनवाड़ी संचालकों को तैयार करके ये काम कर सकती है, ऐसा एक। ठीक दीदी। अच्छा, नहीं है तो मैं अंतिम के 1-2 प्रश्न लूंगा केवल। एक मेरी जिज्ञासा ये भी है कि शिशु वाटिका को स्थापित करने से लेकर आपका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और उसको सफलतापूर्वक आप जैसे क्रियान्वयन में लेके आए, तो अभिभावक, छात्रों या फिर समाज के दृष्टिकोण में जहाँ जहाँ आप कार्य कर रहे हैं वहाँ क्या नजर आया? कोई अनुभव ऐसा आप बताना चाहेंगे, कोई चेंज सोसाइटी में आया हो? जी, एक अनुभव ऐसा आया है कि आज से 12 साल पहले हम शून्य से 3 वर्ष का प्रयोग प्रारंभ किया, तब ऐसा लगता था कि आज के जमाने में शून्य माने 9 दंपति से शुरू करना है तो 9 दंपति पढ़ने के लिए आएंगे या नहीं। अभी हमारे क्लास में 100-150 की संख्या रहती है 9 दंपति की। अच्छा। और हर महीने एक दिन आते हैं। गर्भवती महिला पढ़ने के लिए आएगी कि नहीं, उसके 2 क्लास करने पड़ते हैं, 1 मंथ से 4 मंथ्स का और 5 से 9 मंथ का, ऐसे 2 क्लास करना पड़ता है। जन्म से लेकर 3 वर्ष की माताएं भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर पढ़ने के लिए आती हैं। 0 से 3 वर्ष का पूरा मॉडल परिवार और माता पिता को हमने केंद्रित करके किया है। इसमें माता पिता और परिवार बहुत जागरूक हुए हैं और अपने जीवन में बच्चों के विकास के लिए बहुत उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ है। एक ऐसा हमारा अनुभव है। जैसे 3 से 8 वर्ष का जो हमारा मॉडल है, इस मॉडल में अभिभावकों को हर महीना इसका क्लास चलता है और इसके साथ अभिभावक पढ़ने के लिए आते हैं। 90% अभिभावक उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं और डायरी लेकर, माने अपनी नोटबुक लेकर पढ़ने के लिए जैसे विद्यार्थी जाते हैं, ऐसे अभिभावक आते हैं। और आगे जाके हम अभिभावक स्कूल चालू करने जा रहे हैं। इसका मतलब है जो सुबह हमारी स्कूल लगेगी दोपहर तक बच्चों की, और दोपहर के बाद अभिभावकों की स्कूल भी लगेगी। गुजरात में उसको वाली विद्यालय ऐसा बोलते हैं, वाली माने अभिभावक। तो वाली विद्यालय खोलने की भी हमारी लॉकडाउन के बाद अगले वर्ष से योजना है। बहुत सुंदर, और मुझे लगता है कि एक अपने आप में नई पहल होगी और भारत की जो पुराने संस्कारों में गर्भाधान संस्कार एक इम्पॉर्टेंट संस्कार है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए, क्योंकि मुझे लगता है, जहाँ तक मैं भी एक विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, हर एक लड़का या लड़की को किसी एक स्टेज पर पहुंचकर अभिभावक बनना होता है। और हमारे कहीं भी पाठ्यक्रम में कोई एक पुस्तक भी नहीं है कि कैसे अच्छे अभिभावक बने या क्या वो सीखे। अच्छा दीदी, अभिभावकों से जुड़ा एक सवाल है, क्योंकि मैं एक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के साथ काम करता हूँ, तो क्या आपके पास पेरेंट्स ही कहने नहीं आते कि आप हमारे बच्चों को अंग्रेजी में बोलना सिखाएं, पढ़ना सिखाएं? जैसे कि हमारी एक संकल्पना है कि शिशु वाटिका में हम अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, उस पर आपका क्या अनुभव है दीदी? आते हैं, लेकिन हम जब उनको प्रशिक्षण करते हैं, इसमें मातृभाषा में शिक्षा, इससे बच्चों का कैसे सहज विकास होता है और इतनी छोटी आयु में सहज स्वभाव के अनुरूप मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों जरूरी है, इसका पूरा हम एक क्लास लेते हैं। उसके साथ साथ मातृभाषा में शिक्षा से क्या क्या विकास होता है इसका साहित्य भी पढ़ने के लिए देते हैं।
इसके कारण उनका कंसेप्ट क्लियर होता है। इसीलिए उनका पहले प्रश्न आता है, लेकिन धीरे धीरे उनका मानस परिवर्तन हो जाता है। अभी तो नव दंपति से जुड़ते हैं, वही बच्चे आगे हमारे क्लास में आते हैं, इसलिए ऐसे कोई प्रश्न अभी रहता नहीं है। पहले आते थे, हमने प्रशिक्षण से ये सारे प्रश्न। अच्छा दीदी, जैसे सामाजिक अगर हम रचना की बात करें तो आर्थिक रूप से कौन से ग्रुप हमारे पास ऐसा पेरेंट आता है, मतलब निम्न वर्ग से, मध्यम से या उच्च वर्ग से, या फिर अब ऐसी कोई कल्पना नहीं रही, हर वर्ग का पेरेंट्स हमारे पास? हर वर्ग के आते हैं, सब जाति पाति के भी आते हैं, ऐसे कोई हमारा इसमें कोई बाधा नहीं है, सब लोग आते हैं। बहुत माने सेवा बस्ती ऐसे लोग अभी नहीं आते, उन लोगों के लिए हम अलग से व्यवस्था करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी अधिकतर व्यवस्था महानगरों में है, इसलिए महानगर के एजुकेटेड मिडिल क्लास सब लोग इसमें प्रवेश लेते हैं। और अभी तो हम नव दंपति से ही प्रवेश देते हैं, इसीलिए नव दंपति का प्रवेश कब होता है वहां से शुरू हो जाता है। इसीलिए पेरेंट्स, मेरा एक अनुभव भाई साहब आप सुन लीजिए कि 0 से 5-6 वर्ष तक बच्चे तो भगवान का स्वरूप हैं, तो उनमें तो कोई विकार है ही नहीं, उनका विकास करना हमारी ताकत भी नहीं है, वो विकास होकर ही आए हैं। उनके मन को, उनके स्वभाव को समझकर उसमें विकार पैदा न हो जाए, इसीलिए पेरेंट्स को एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बच्चे को समझे, उसकी शुद्धता को समझे, उसकी पवित्रता को समझे, उसके मनोविज्ञान को समझे और उस अनुसार उसके साथ व्यवहार करे, ये बहुत जरूरी है। बच्चे का विकास तो अपने आप स्वाभाविक भगवान ने करके ही तो भेजा है हमारे पास। नहीं, ठीक है दीदी। अच्छा, क्या हम इस तरह का, जैसा आप बता रहे हैं कि जिस तरह से आप पेरेंट्स की ट्रेनिंग करते हैं, शिशु वाटिका का मॉडल है, क्या भविष्य में उसका कोई ऑनलाइन वर्जन या डिजिटल वर्जन भी सीखने के लिए मिल सकता है, जो अभिभावक एक तरह से, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन या ब्लेंडेड लर्निंग पर बहुत जोर देता है। बिल्कुल, हम लोग गांधीधाम, जो गुजरात में गांधीधाम है कच्छ में, वहां पर हमारा विद्या भारती का शिशु वाटिका का राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र बनाने जा रहे हैं। वहां से ये सारी व्यवस्था अगले जून से शुरू करना चाहते हैं। अभी छोटे तौर पर हो गई है, अभी आगे जाके उसको और ठीक करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है दीदी आपका बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस जो है वो आज हम लोगों को सुनने के लिए मिला, और मैं आपके समय के लिए और आपकी एक जो अभी भी इस एज में ईगरनेस है सीखने करने की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं आपसे। आदरणीय अनीश जी। अनीश जी, माइक आपका। दीदी आपने बहुत अच्छे से। अनीश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है अनुराग जी? अनुराग जी अच्छा जी जी अच्छा। जी। मुझे लग रहा है इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है। हाँ, कोई नहीं। हाँ दीदी, आपने बहुत अच्छे से प्री प्राइमरी एजुकेशन में और क्या क्या सक्सेसफुल प्रयोग किए जा सकते हैं और जो चल रहे हैं अभी वर्तमान में, उसके बारे में बताया। और मुझे लगता है कि ये जानकारी सभी अभिभावकों तक माई एनईपी पोर्टल के थ्रू पहुंचेगी, और हम लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर, मतलब 2 आवर्स के नोटिस पर आपने इंटरव्यू फिक्स किया हम लोगों के साथ। और आपकी इस सब जानकारी से न केवल अभिभावक, बच्चे, मुझे लगता है कि बहुत सारे शिक्षक भी इससे बहुत प्रेरणा लेंगे कि किस तरह के अच्छे प्रयोग हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार देश में चल रहे हैं। हाँ दीदी, शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम। जी चलिए, आपकी ओर से अनीश जी, मैं दीदी का धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत, क्योंकि अनीश जी को कुछ इंटरनेट संबंधित इश्यूज आ रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में समय देने के लिए दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ये बुक पब्लिश होगी तब हम दोबारा एक बार आपको उस बुक का वर्जन जरूर दिखाएंगे। थैंक यू। थैंक यू अनीश जी। धन्यवाद।